हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार आज जो है ना हम लोग पॉलीमर का वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं और वो वन शॉट ऐसा लेक्चर होगा कि यहां से 100% गारंटी है आज जो पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा और ये 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल t.me/आनंद एडुकेयर या लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स की यदि बात कर लेते हैं तो पहला सोर्स है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो है ना मेनली कहां फाउंड होता है, प्लांट और एनिमल में। ठीक है, प्लांट और एनिमल में। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल पॉलीमर कौन कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है, रेजिन है और नेचुरल रबर है जो आइसोप्रीन है, सिस आइसोप्रीन, जो कि हम बात कर लेते हैं नेचुरल रबर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे भी लिखे हुए हैं कि सिस आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है। अब दूसरा यदि देखेंगे तो दूसरा टाइप होता है सोर्स का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में कौन कौन आता है? सेलुलोज का डेरिवेटिव आता है, ध्यान रखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज आता है। जैसे सेलुलोज एसीटेट है जिसे रेयॉन कहते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट है, ठीक है, और वोल्केनाइज्ड रबर भी जो है वो भी सेमी सिंथेटिक रबर में पॉलीमर में आता है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा टाइप तो सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसमें आता है नायलॉन 66, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुना एन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाएंगे अभी। बुना एस होता है, ये नायलॉन 66, बुना एन और बुना एस ध्यान रखिएगा सिंथेटिक पॉलीमर होता है। अब यदि इसका हम सबसे पहले पॉलीमर का स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो तीन प्रकार का स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जो है ना हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ये ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलीमर कैसा होता है, लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर कौन होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एग्जांपल इसका यदि हम बात करते हैं नायलॉन होता है जो कि पॉलीएमाइड होता है, अभी आगे पढ़ाएंगे। इसका डायग्राम की यदि बात कर लेते हैं तो लीनियर की तरह ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर यदि दिखेगा तो लीनियर समझ जाइएगा। उसके बाद आता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर की यदि बात कर लेते हैं तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, लो, और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। उसके बाद हम जैसे देखो ये है और यहाँ पे ब्रांच निकला हुआ है, ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा ब्रांच्ड पॉलीमर है। एक होता है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर या थर्मोसिटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसिटिंग पॉलीमर कौन कौन होता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि बेकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है और यूरिया फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। कौन? थर्मोसिटिक पॉलीमर यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। अब क्रॉस लिंक्ड की यदि बात करें, नाम में ही है क्रॉस लिंक, तो देखिए ये क्रॉस लिंक्ड बनाया हुआ है यानी कि एक तरह से जाला टाइप का बना दिया है, तो समझ जाइएगा ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। जब इतना पढ़ने के बाद जो है ना हम ये जान लेते हैं पहले कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां कहां होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना पहला टाइप पढ़ते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर की यदि बात कर लेते हैं तो इलास्टोमर कौन कौन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में? तो सबसे पहला आता है नेचुरल रबर होता है। क्या? इलास्टोमर होता है। याद रखिएगा कि नेचुरल रबर क्या होता है? इलास्टोमर होता है। उसके बाद वोल्केनाइज्ड रबर क्या होता है? वो भी इलास्टोमर होता है। उसके बाद बुना एन की यदि बात कर लेते हैं तो वो भी इलास्टोमर होता है, बुना एस भी होता है। और नियोप्रीन, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर होता है। अभी आपको थोड़ी देर बाद इसका ट्रिक बताएंगे कि नया नया प्यार कैसा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब क्या होता है, नियोप्रीन, बुना एस, बुना एन, वोल्केनाइज्ड रबर और नेचुरल रबर, ये सब इलास्टोमर में आता है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम दूसरा प्रकार जब पढ़ेंगे तो फाइबर पढ़ेंगे। फाइबर में याद रखिएगा कि क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग होता है फाइबर। तो सबसे पहला जो है ना हम बात कर लेंगे, इसमें दो चीजें आता है, पॉलीएमाइड्स आता है और पॉलीएस्टर आता है। दोनों अभी हम पढ़ेंगे, जो भी चीज अभी देख रहे हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस ये रखिएगा ध्यान कि पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर क्या होता है? फाइबर होता है। और फाइबर कैसा होता है? क्लोज पैकिंग होता है। अगला टाइप पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आता है? पॉलीएस्टेरीन आता है, पॉलीविनाइल्स आता है, पॉलीथीन आता है और टेफ्लॉन आता है। टेफ्लॉन अभी आएगा, ठीक है, टेट्राफ्लोरो का पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलीएस्टेरीन और पॉलीविनाइल जो है ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। एक होता है थर्मोसिटिक पॉलीमर। थर्मोसिटिक पॉलीमर जो है ना क्रॉस लिंक्ड होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अभी अभी देखे थे थर्मोसिटिक पॉलीमर जो कि क्रॉस नेटवर्क बना रहा था, क्रॉस लिंक्ड बना रहा था। क्रॉस लिंक्ड कैसे बना रहा है? तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। अभी अभी यहाँ पे देखे थे ढेर सारे लीनियर पॉलीमर चेन में जो है ना
ये क्या बना रहा है, क्रॉस लिंक्ड बना रहा है, ठीक है। तो क्रॉस लिंक्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, हम बात कर लेते हैं बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर के बीच में क्या बना रहा था, इस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था। दे फॉर्म्ड फ्रॉम बाई ट्राइब फंक्शनल मोनोमर से फॉर्म्ड होता है। थर्मोसिटिंग पॉलीमर होता कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया, ठीक है। थर्मोसिटिंग कौन कौन होता है, BMU या UMB, ठीक है। तो बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मल एल्डिहाइड, ये कौन कौन होता है, थर्मोसिटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। इसका जो है ना स्ट्रेंथ पूछा जाता है, तो स्ट्रेंथ जो है ना, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फाइबर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक का होता है और सबसे कम इलास्टोमर का होता है। किसका सबसे ज्यादा होता है, फाइबर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक का, और सबसे कम जो है ना इलास्टोमर का होता है। आप कहोगे थर्मोसिटिंग क्यों नहीं है यार, हम देखें तो कहीं पे थर्मोसिटिंग फाइबर से ज्यादा बता रहा है, कहीं पे कम बता रहा है, इसीलिए आप कहीं भी खोजोगे तो यही तीनों जो है ना, आपको यही तीनों का मिलेगा, ठीक है, यही तीनों का मिलेगा स्ट्रेंथ की, फाइबर, थर्मोसिटिक प्लास्टिक और इलास्टोमर। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे, जहां से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मोड, तो दो प्रकार का मोड होता है यार, एक होता है एडिशन पॉलीमर से, जिसे एडिशन में क्या होता है, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ने से क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे, एक चेन बनता जाएगा, तो यानी क्या हम कह सकते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमर, एडिशन यानी कि जोड़ते जा रहे हैं, चेन को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, एडिशन पॉलीमर में दो प्रकार का पॉलीमर होता है, एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर, ठीक है। होमोपॉलीमर की यदि बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन आता है होमोपॉलीमर में। तो होमोपॉलीमर में आता है, अभी सारे के सारे का पॉलीमर लिखेंगे, ठीक है, मोनोमर पॉलीमर दोनों लिखेंगे। सबसे पहला आता है पॉलीथीन, दूसरा आता है पॉलीएस्टेरीन, तीसरा आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, चौथा आता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसे पान कहते हैं, या ऑर्लोन या एक्रिलेन भी कहते हैं, ऑर्लोन ज्यादा ध्यान रखना है, पान, ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है टेफ्लॉन, छठा आता है पॉलीसिस आइसोप्रीन, जो कि अभी अभी फिर बता रहे हैं कि ये क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। और नियोप्रीन की यदि बात कर लेते हैं तो क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है। ये दोनों को ध्यान रखना है कि पॉलीसिस आइसोप्रीन को नेचुरल रबर कहते हैं और नियोप्रीन को हम सिंथेटिक रबर कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पान ध्यान रखना है कि यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क में, ठीक है, पान का हम यूज कहां करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क में यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि होमोपॉलीमर कौन कौन होता है, तो पॉलीथीन होता है, पॉलीएस्टेरीन होता है, पीवीसी होता है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पान होता है यानी कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल होता है, उसके बाद टेफ्लॉन होता है, पॉलीसिस आइसोप्रीन होता है, नियोप्रीन होता है। अब कहोगे कोपॉलीमर कौन कौन है, तो दोनों बुना है, कौन कौन है, बुना है, ये बुना होगा यहां पे यार, बुना, तो दोनों बुना है, एक बुना एस है, एक बुना एन है, ठीक है, ये सब कोपॉलीमर में आता है। तो चलिए हम सबको बारी बारी से देख लेते हैं कि मोनोमर और पॉलीमर को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए, ये है मोनोमर इथीन। इथीन यदि मोनोमर है, इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है यार, सबसे पहले तो ये देखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो इसका जब हम पॉलीमर करेंगे ना, तो हम आपको सीधी सी बात बताते हैं, एक डबल बॉन्ड को हटा देना है, इसमें डबल बॉन्ड को और दोनों साइड ऐसे लगा देना है। जैसे ही लगाएंगे पॉलीथीन बन जाएगा। इथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन। पॉलीमराइजेशन करने से नाम में आ गया पॉली, ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। जैसे पॉलीथीन आ गया तो सिंगल बॉन्ड आएगा और ये दोनों तरफ फ्री रहेगा। फ्री का मतलब क्या है, n टाइम्स है, ये बढ़ता चला जाएगा, चेन बनता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एस्टेरीन। अभी अभी देखे थे एस्टेरीन। एस्टेरीन का पॉलीमराइजेशन करने से क्या आता है, पॉली एस्टेरीन। देखो, आपको ये पूछेगा ना कि पॉली एस्टेरीन का मोनोमर क्या होता है, तो एस्टेरीन, या उसका स्ट्रक्चर पूछ देगा। तो इस तरीका से ध्यान रखना है कि एस्टेरीन से पॉली एस्टेरीन बनता है। एस्टेरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH में बेंजीन रिंग जुड़ जाता है, इसे ध्यान रखना है, मुझे याद करना है दोस्त। तो बेंजीन रिंग जब जुड़ जाता है तो वही बात है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों तरफ फ्री लगा देंगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा, पॉली एस्टेरीन बन जाएगा। अब पॉली एस्टेरीन का यूज कहां कहां आता है, ये भी पूछा जाता है। तो पॉली एस्टेरीन का यूज जो है ना, इंसुलेटर, वेपिंग मैट और टॉयज, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स में यूज आता है, टीवी केबल, ठीक है, पॉली एस्टेरीन का। उसके बाद हम जो है अगला देखते हैं एक्राइलोनाइट्राइल।
देखो यार नाम में क्या आ रहा है, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल से इस तरह से याद रखना है कि नाइट्राइल आ रहा, अच्छा CN आ जाएगा, एन से नाइट्राइल, CN साइनाइड, NNN, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके याद करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सब जगह CH2 डबल बॉन्ड CH आ रहा है और एक H की जगह CN आ गया, ये बन गया। तो ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। जब इसका पॉलीमर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। यही तो पान है, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में क्या बन जाएगा, ये एंटाइंस हो जाएगा और चेन बनता चला जाएगा। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का यदि यूज की यदि बात कर लेते हैं तो सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग, ठीक है। कॉमर्शियल फाइबर में यूज आता है एज ए ओरलोन, अभी बताए थे पान को क्या कहते हैं, ओरलोन भी कहते हैं या एक्रिलॉन में, ठीक है। कॉमर्शियल फाइबर में यूज आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विनाइल क्लोराइड की, बात कर लेते हैं। विनाइल क्लोराइड नाम में क्या आ रहा है, क्लोराइड। विनाइल बना देना, विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसमें क्या जुड़ जाएगा, क्लोराइड, यानी कि Cl जब जोड़ देंगे तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। जब इसका पॉलीमर डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC बन जाएगा। और PVC की यदि बात कर लेते हैं, देखो ये क्लोरीन तो यहां पे हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका यूज की यदि बात कर लेते हैं तो रेनकोट बनाने में यूज आता है, हैंड बैग बनाने में, वाटर पाइप बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का यूज वाटर पाइप बनाने में आता है, ओहो, रेनकोट बनाने में आता है, यानी कि सारे के सारे जो है ना पानी से बचने वाला चीज में PVC यूज आ रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन का मतलब टेट्रा मतलब चार, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, तो यानी कि 4 फ्लोरीन, इथीन में 4 फ्लोरीन लगेगा, यानी कि CF2 जब इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वही बात है, पॉलीमर बनेगा। और जब पॉलीमर बनता है तो टेट्राफ्लोरोइथेन में जब हाई प्रेशर जब देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टेफ्लॉन। तो अब आपसे यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये याद इसीलिए नहीं रहता है कि बताइए टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमर क्या होता है, उसका नाम क्या है, तो टेफ्लॉन है। या ऐसे पूछेगा कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन है। इस तरीका से पूछेगा और हाई प्रेशर में होता है, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज की यदि बात कर रहे थे तो ऑयल सील्स में यूज आता है, गैस्केट्स में आता है, और नॉन स्टिक कोटेड होता है, अनटेंसिल इंसुलेटिंग इन इलेक्ट्रिक वायर होता है, में यूज आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से जो है ना पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीसिस आइसोप्रीन। पॉलीमराइजेशन करने से पॉलीसिस आइसोप्रीन बन गया। तो आइसोप्रीन कैसे लिखते हैं, तो आप लोग को हम बताए हुए हैं कि आइसो कैसे लिखते हैं, दूसरा नंबर कार्बन पे एक कार्बन होना चाहिए। तो याद ऐसे रखना है कि दूसरा नंबर कार्बन पे एक कार्बन होना चाहिए, तो आइसो बन गया, आइसोप्रीन बन गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे और यहां का डबल बॉन्ड को तोड़ करके यहां लगा देंगे। तो जैसे ही यहां का इधर लग गया, एक तरह से डबल बॉन्ड को तोड़ करके दोनों साइड NN लगा देना है, देख लेना है कि आइसो वाला बना है कि नहीं, तो आइसोप्रीन हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से पॉलीमराइजेशन होकर के क्या बन जाता है, नियोप्रीन बन जाता है। क्लोरोप्रीन नाम में आ जाता है क्लोरो, तो क्लोरो यानी कि आइसो की जगह क्लोरीन आ जाएगा, आइसो वाला आइसोप्रीन में CH3 की जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो वही बात है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे Cl। अब इस दोनों को याद थोड़ा सा करवा देते हैं। देखो यहां है आइसोप्रीन और यहां है क्लोरोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन को कैसे, क्लोरोप्रीन को याद रखेंगे तो आइसोप्रीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखो क्लोरोप्रीन को क्लोरो नियो, यानी कि कालू अंकल का जो है, कालू अंकल का नया नया प्यार है, क्या है, कालू अंकल का नया नया प्यार है। कालू अंकल से ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन आता है, वो भी कहां पे, आइसो वाला पोजीशन पे। तो कालू अंकल का नया नया प्यार है, कालू से क्लोरीन, अंकल का से क्या बन जाते हैं उसका पॉलीमराइजेशन, नियोप्रीन। तो आपसे बार बार पूछेगा क्लोरोप्रीन का पॉलीमर बताइए, तो ध्यान रखिएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन का यदि मोनोमर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा क्लोरोप्रीन, कालू अंकल का नया नया प्यार। तो अब आइसोप्रीन याद हो जाएगा कि वहां पे CH3 आएगा, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। अगला कहता है कि कोपॉलीमर में कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ में जब एस्टेरीन को जोड़ देंगे, एस्टेरीन, एस्टेरीन कहां से शुरू होता है, S से, तो 1,3-ब्यूटाडाइन को क्या बोल दिए, बूना, 1,3-ब्यूटाडाइन को बूना, और एस्टेरीन से S। तो इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाडाइन एस्टेरीन। और इसी का शॉर्ट नेम की तरह ध्यान रखिएगा कि बूना S से एस्टेरीन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आएगा तो समझ आ जाएगा कि S से एस्टेरीन बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि S से एस्टेरीन। तो क्या रखना है कि 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एस्टेरीन से क्या बना, ब्यूटाडाइन एस्टेरीन, यानी कि बूना S बना पॉलीमराइजेशन के बाद। अब वही चीज देखेंगे कि 1,3-ब्यूटाडाइन में जब एस्टेरीन की जगह एक्राइलोनाइट्रिल आ जाए, जब एक्राइलोनाइट्रिल आ जाए तो नाइट्रिल में N आ रहा है, तो बूना N,
पॉलीमराइजेशन। और बुना एन में कहां यूज आता है? पेट्रोल फिलिंग पाइप में। क्यों आता है यूज? क्योंकि बुना एन जो है, ध्यान रखिएगा कि नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, जलनशील नहीं होते हैं, जलने वाले। ठीक है, चलो तो इसका जो है ना स्ट्रक्चर देख लो। 1,3 ब्यूटाडाइन पहला जगह और तीसरा जगह पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा डाई इन, ब्यूट आ रहा है 1 2 3 4 ब्यूट आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डाई इन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्राइलोनाइट्राइल आ रहा है, एक्राइलोनाइट्राइल में अभी अभी बताए थे ऊपर में CN आता है। और अब किसको कैसे तोड़ना है कि यहां पे जाकर के चिपका देना है, यहां पे जाकर के चिपका देना है डबल बॉन्ड तोड़ करके। अब डबल बॉन्ड आप कहोगे कि यहां पे फिर डबल बॉन्ड कैसे आएगा, तो अब इसका ट्रिक जान लीजिए आप। अब ट्रिक कैसे जानेंगे कि ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप यहां पे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस करने के बाद ये माइनस चार्ज आया यहां पे डबल बॉन्ड तोड़ेगा और जाकर के जुड़ जाएगा। तो अब बताओ ये डबल बॉन्ड कहां आ गया? बीच में। तो देखो 1 2 3 तीसरा स्थान पे डबल बॉन्ड आ गया, दोनों साइड पॉलीमर बन गया और ये जाकर के यहां पे चिपक भी गया। ठीक है, तो रेजोनेंस कर लेना है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है। अब ध्यान रखना है कि ब्यूना एन में बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये पूछा हुआ भी है, सब पूछा हुआ है लगभग। अब यूज जो है ना, अब तो बता ही दिए, यूज मेकिंग ऑयल सील टैंक लाइनिंग में भी यूज आता है। ठीक है, अब यहां पे जो है ना एडिशन पॉलीमर चेन ग्रोथ पॉलीमर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर को जो है ना स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं, एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में आता है नायलॉन 6, जबकि कोपॉलीमर की यदि बात कर ले तो उसमें आता है नायलॉन 66, टेयरलिन या डेक्रॉन, उसके बाद ग्लेप्टल, बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, होमोपॉलीमर में नायलॉन 6 आता है सिर्फ और सिर्फ। चलिए इसका भी हम देख लेते हैं मोनोमर पॉलीमर। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंट प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड, ओहो एमाइड बनाना है, पॉलीमर में एमाइड बनाना है। कैसे बनेगा एमाइड? एसिड प्लस एमीन को जब मिला देंगे तो एमाइड बन जाएगा। यानी कि ये रहा एसिड, ये है एमाइड और एमीन, और दोनों को मिलाने से एमाइड बना देंगे। सबसे पहला एग्जांपल है नायलॉन 66। आप तो जानते हैं, बोलने का जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है नायलॉन 66। अब हम यहां पे ट्रिक एक चीज बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अब कभी भूलोगे ही नहीं। नायलॉन को भूल जाओ, 6 का मतलब है 12 कार्बन, इसका भी 6 कार्बन, इसका भी 6 कार्बन। अब इस तरह से ध्यान रखिएगा कि एक का 6 दूसरे का भी 6 होगा। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे देखिए NH2 CH2 का होल 6, यानी कि 6 कार्बन यहां हो गया NH2। अब देखो यहां पे OH CO CH2 का होल 4 C, देखो तो 1 C 4 5 ये 6। अब देखो यहां पे एक NH2 यानी कि एमाइन वाला आ गया, एक एसिड वाला आ गया। अब दूसरी बात सुनो, ये तो हो गया मोनोमर। मोनोमर नायलॉन 66 किस किस चीज से बनता है ये भी पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा कि जो एमाइन वाला है उसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और जो एसिड है वो एसिड है एडिपिक एसिड। ठीक है, तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से क्या बन गया? नायलॉन 6। और नायलॉन 6 को जो है ना, ये दोनों का दोनों मोनोमर याद रखिएगा। और मोनोमर याद कैसे रखना है कि सीधा जानना है कि ये सब पॉलीएमाइड है। एमाइड कैसे बनता है? एसिड से और एमीन से। तो एमीन आ गया और एसिड आ गया, तो आधा तो ऑप्शन वहीं से छट जाएगा। अब जब इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे डालते हैं तो मेरे दोस्त, जब प्रेशर देंगे और गर्म कर देते हैं किसी चीज को, तो क्या निकलता है? पानी। समझ रहे हो? जब भी किसी चीज को गर्म करेंगे और पानी निकलने वाला जब भी रहेगा ना मेरे दोस्त, जब भी वाटर निकलने वाला होगा, H2O निकलने वाला होगा कहीं से भी, तो समझ जाइएगा वहां से वाटर निकाल दीजिएगा। और यहां तो हाई टेम्परेचर और पानी यहां पे तड़प रहा है निकलने के लिए, तो पानी निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद जो बचा है वही आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि 12 कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन 7 4 11 1 12, देखो टोटल 12 कार्बन है, क्योंकि नायलॉन 66 नाम है। अब इसका यूज कहां होता है? सीट बनाने में, ब्रिस्टल, फॉर ब्रशेज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब नायलॉन 66 जैसे ही जाता है तो आ क्या जाता है? नायलॉन 6। ये भी बताने का जरूरत नहीं है मुझे कितना इंपॉर्टेंट है, और एक बार नहीं, हमको लगता है 5 बार नायलॉन 6 पूछा हुआ है। अब नायलॉन 6 पूछा हुआ है तो आपको यहीं पे हम याद करा देते हैं। देखो नाम में क्या है? नायलॉन 6, एक ही 6 है, तो इसका मतलब 6 कार्बन होगा और एक ही स्ट्रक्चर होगा। चलो 5 1 6। आप कहोगे कि भैया ये नायलॉन 6 है तो इसमें हम कैसे कंडेंसेशन करेंगे, कैसे पॉलीमराइजेशन करेंगे? तो मेरे दोस्त आप टेंशन क्यों लेते हो? ये जो है ना, ये नायलॉन 6 जो है ना, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है नायलॉन 6। ओके, लेकिन ये स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये स्ट्रक्चर देखो ये वाला है, रियलिटी में ये वाला है। और ये स्ट्रक्चर जो है ना 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और CO ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है। कहोगे ये कहां गया और कहां गया? तो यहां से एक H और एक OH निकल करके ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया।
एक H एक OH निकल करके ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया, कैप्रोलैक्टम। और इसका नाम ध्यान रखिएगा कि कैप्रोलैक्टम होता है। नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट जो है कैप्रोलैक्टम होता है, और कैप्रोलैक्टम को जब हीट करेंगे, अभी अभी बताए थे कि जब भी गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा, पानी निकलता है और स्ट्रक्चर यहां से देखो ना, यहां से समझ आएगा कि यहां से पानी निकल के नायलॉन 6 बना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनल पानी निकलने के बाद ये स्ट्रक्चर जो बनाता है, ये स्ट्रक्चर का नाम है कैप्रोलैक्टम। और नीट में कई बार पूछा हुआ है, पिछले साल भी पूछा हुआ है, ठीक है, कि बताइए नायलॉन का मोनोमर यूनिट क्या होता है, तो वो याद रखिएगा कैप्रोलैक्टम। या पूछ देगा कि कैप्रोलैक्टम का पॉलीमर क्या होता है, तो नायलॉन 6, ठीक है, यही से पूछता है। यूज किया जाता है टायर कोड्स में, फैब्रिक्स में और रोप्स बनाने में, नायलॉन 6 का। अब देखो पॉलीएमाइड खत्म होता है, अब आता है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में क्या बात करेंगे, वही बात, एसिड को जब एल्कोहल मिला देंगे तो एस्टर बन जाएगा, यानी कि ये एसिड है ये एल्कोहल है, दोनों को मिलाएंगे तो एस्टर बन जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरलिन, सबसे पहले हम टेरलिन पढ़ेंगे। तो टेरलिन में देखो, टेरलिन, ठीक है, टेरलिन में क्या होता है, अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीएस्टर। एस्टर में क्या होता है, एक ऑल होता है, तो देखो OH वाला है तो अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, और एक एसिड होना चाहिए टेरेपेथिलिक एसिड, नाम क्या है, टेरेलिन। तो टेरेलिन में यदि बात कर लेते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेपेथिलिक एसिड की यदि बात कर लेते हैं, इसका पॉलीमर क्या बन जाता है, टेरेलिन, ठीक है। टेरेलिन को हम डेक्रॉन भी कहते हैं, डेक्रॉन की यदि बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि टेरेलिन जो है उसका मोनोमर किस किस चीज से बनता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेपेथिलिक एसिड इसका मोनोमर है, और उससे जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो टेरेलिन बनता है, यानी कि डेक्रॉन बनता है। और आपको हम अभी अभी बताए थे कि जहां भी पानी निकलने वाला होगा पानी निकाल देना है, ये पानी यहां से निकालिए, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेपेथिलिक एसिड से पानी निकालिए और जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनाइए और 4 नंबर पाइए। तो टेरेलिन का मोनोमर यूनिट कौन कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेपेथिलिक एसिड। अगला हम बात कर लेते हैं ग्लेप्टल। ग्लेप्टल जो है ना पॉलीएस्टर है, तो वही बात है, ग्लाइकोल आएगा, एक एसिड आएगा, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल आ ही रहा है और थैलिक एसिड आएगा। जब हम थैलिक एसिड की यदि बात कर लेते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड में से देखो पानी निकल रहा है, पानी निकालो, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल ये है और थैलिक एसिड ये है। तो ग्लेप्टल पूछेगा कि उस कौन कौन मोनोमर यूनिट से बनता है ग्लेप्टल, तो याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से जब पानी यहां से निकालिए जो बनता है वो है ग्लेप्टल। यूज जो है हम बात कर लेते हैं पेंट में और लेक्योर्स में आता है। लेक्योर्स जो है ना, जब हम लकड़ी पे ऊपर से जब चमक डालते हैं ना, जो चमकता है ना वो लेक्योर से होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, जब भी लकड़ी पे चमक देखिएगा तो याद रखिएगा कि ये ग्लेप्टल है, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, फिनाइल फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर। ओहो, फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर, वो भी फिनाइल वाला। जब भी फिनाइल ग्रुप दिखे और एल्डिहाइड दिखे ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट बेकेलाइट मारना है। क्या मारना है, डायरेक्ट बेकेलाइट मारना है, फिनाइल, यानी कि ये हो गया आपको OH वाला और ये हो गया आपको फॉर्मल एल्डिहाइड। जैसे ही ये फिनाइल ग्रुप और फॉर्मल एल्डिहाइड जो है कंडेंसेशन करके ये क्या बना देता है, बेकेलाइट बना देता है। ध्यान रखिएगा कि बेकेलाइट किस किस चीज से बनता है, यही पूछता है। फिनॉल होना चाहिए और हम बात कर लेते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि फिनॉल कम चलेगा, फिनॉल बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल कम चलेगा, लेकिन फॉर्मल एल्डिहाइड ज्यादा होना चाहिए। जब फिनॉल जो है ज्यादा हो जाएगा तो वो नोवोलैक बन जाएगा। क्या बनेगा, नोवोलैक बन जाएगा। और फॉर्मल एल्डिहाइड बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, कि फॉर्मल एल्डिहाइड जब ज्यादा हो तब बेकेलाइट बनता है। तो बेकेलाइट बनाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल एल्डिहाइड। नोवोलैक बनाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिनॉल, ठीक है। चलिए, तो ये बेकेलाइट हो गया। अब बेकेलाइट का यूज कहां कहां होता है, कॉम्स फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विच में, हैंडल्स ऑफ अनटेंसिल्स में, ठीक है। ये सब यूज दोस्त ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेलामाइन का। मेलामाइन में जो है ना, मेलामाइन फॉर्मल एल्डिहाइड पॉलीमर, यानी कि फॉर्मल एल्डिहाइड यहां भी आएगा, बस मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि ये है मेलामाइन का स्ट्रक्चर। और मेलामाइन का स्ट्रक्चर जब फॉर्मल एल्डिहाइड का ये लॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। यहां से पानी निकल जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये देखो कि ये जो मेलामाइन स्ट्रक्चर है इसमें कितने लॉन पेयर है, तो देखोगे तो 6 लॉन पेयर टोटल होते हैं। तो लॉन पेयर 6 है, एक बार आईटी में करीब बहुत पहले पूछा हुआ है, 90 से पहले ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेलामाइन में 6 लॉन पेयर होता है। तो मेलामाइन में यही ध्यान रखना है कि मेलामाइन प्लस फॉर्मल एल्डिहाइड आता है और ये बनाता है। मेलामाइन का यूज की यदि बात करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी में। अब देखो जो मेन पॉइंट था
चेन ग्रोथ पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर की यदि बात कर लेते हैं तो ये दोनों खत्म होता है। अब छोटा छोटा पॉइंट आता है, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो प्रकार का होता है, पीएचबीवी होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी ब्लेट्रेट की यदि बात करते हैं उसका शॉर्ट नेम क्या है, पीएचबीवी है। पीएचबीवी की यदि यूज की यदि बात कर लेते हैं तो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन यूज इन स्पेशलिटी पैकिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस में एंड इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स में पीएचबीवी का यूज आता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल की यदि बात कर लेते हैं तो कौन कौन यूज आता है स्ट्रक्चर, तो ये देख लो, ये आएगा ये। इसमें से हम क्या करेंगे, जब भी पानी निकालने का नौबत आएगा, जब भी देखें कहीं से पानी निकल रहा है तुरंत वाटर निकाल दो, वाटर निकालेंगे पॉलीमर बन गया। ठीक है, दूसरा आता है बायोडिग्रेडेबल में, दो ही याद रखना है, पीएचबीवी आता है और दूसरा आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। वहां पे क्या सब आया था, नायलॉन 6 नायलॉन 6। यहां पे क्या आ रहा है 2 6 जब भी आ जाएगा, जब भी दो प्रकार का नायलॉन आ रहा है तो समझ जाइएगा बायोडिग्रेडेबल है। नायलॉन 2 का मतलब 2 कार्बन होगा, नायलॉन 6 का मतलब 6 कार्बन होगा। जैसे यहां पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 2 कार्बन वाला है तो नायलॉन 2 हो गया। और ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, NH2 CH2 CO COOH को हम क्या कर लेते हैं, ग्लाइसिन कर लेते हैं। ठीक है, और जब नायलॉन 6 वाला है तो नायलॉन 6 वाला एमिनो कैप्रोइक एसिड है। एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन से जब हम क्या करेंगे, वही बात, जब भी पानी निकलने वाला हो तो पानी निकाल देना है। पानी जैसे ही निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा नायलॉन 2 6 का, नायलॉन 2 नायलॉन 6 का। ये हो गया आपको बायो। अच्छा एक चीज और, ये रहा आपका बायोडिग्रेडेबल। आप कहोगे, अभी पूछ लोगे कि DDT क्या होता है, तो हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है DDT, ध्यान रखिएगा। ठीक है, DDT क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब हम पढ़ेंगे वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वोल्केनाइजेशन, तो ध्यान रखिएगा कि वोल्केनाइजेशन रबर कब होता है, जब नेचुरल रबर जो है ना में सल्फर मिक्स कर देते हैं तो वोल्केनाइज्ड रबर बन जाता है। जब नेचुरल रबर में सल्फर मिक्स करते हैं तब वोल्केनाइज्ड रबर बनता है, और ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब जो है ना देखो, वोल्केनाइज्ड नेचुरल रबर में सल्फर तो मिला है, उसके बाद जो है ना हम बात करते हैं हीट करते हैं करीब 100 से 150 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी का डाटा है, 373 केल्विन से 415 केल्विन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। ठीक है, तो हीट जब करते हैं तो फॉर्म करता है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग होता है किस चीज में, नेचुरल रबर, यानी कि नेचुरल रबर से जब सल्फर को मिक्स करते हैं तो वोल्केनाइज्ड रबर जो बनता है, क्रॉस लिंकिंग होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो कि एक नेचुरल रबर है, चेन थ्रो डाइसल्फाइड बॉन्ड, उससे कौन बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अब आप कहोगे नेचुरल रबर ये है, तो और सिंथेटिक रबर वहां पे आपको बताए थे, और तो ट्रांस वाला क्या है, तो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन जब आ जाएगा ना तो उसे हम कहते हैं गटा पर्चा रबर। क्या कहते हैं, गटा पर्चा रबर होता है कौन, तो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। सिस पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है। अब वोल्केनाइज्ड रबर की यदि बात करें तो मैन्युफैक्चर जब टाइट रबर का करते हैं तो उसमें सल्फर का कंटेंट ये पूछा हुआ है और पूछेगा, सब कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, 5% सल्फर यूज करते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, तो अब वोल्केनाइजेशन रबर बनाने का मेन पर्पस क्या था यार, नेचुरल रबर था ही, तो क्यों बनाने का पर्पस था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि बात कर लेते हैं तो जब वोल्केनाइज्ड रबर बनाए थे तो उससे क्या होता था, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अगेंस्ट जो है ना रेसिस्टेंट बन गया था। दूसरी बात है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गया था, यानी कि पानी आता था निकल जाता था, खराब नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज हो गया था जब वोल्केनाइज्ड रबर जब सल्फर मिक्स किए थे। ठीक है, और हार्डनेस भी इंक्रीज हो गया था और सॉफ्टनेस जो है ना उसका डिक्रीज हो गया था। तो बस ध्यान रखना है कि एक ट्रक का टायर को ध्यान रखना है और वोल्केनाइज्ड रबर वहीं से खत्म कर देना है कि अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रेसिस्टेंस है, अच्छा ये जो है ना वाटर इसमें नहीं टिकता है वाटर यहाँ पे, अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, अच्छा ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज करता, हार्ड है, हाँ हार्डनेस है, सॉफ्ट है, नहीं सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट तो हम लोग का पेंसिल वाला रबर होता है। अच्छा, रेंज सल्फर का जो है ना 3 से 5% होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलीथीन का। देखो पॉलीथीन दो प्रकार का पॉलीथीन होता है, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जो इथीन का करते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर में होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में जब इथीन को पॉलीमराइजेशन करते हैं हाई प्रेशर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना 380 केल्विन से 570 केल्विन, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस डाइऑक्सीजन, क्या ट्रेस डाइऑक्सीजन, कम डाइऑक्सीजन या पेरोक्साइड की यदि बात कर लेते हैं एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उस लो डेंसिटी पॉलीथीन में। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, इथीन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं और कैटलिस्ट यूज करते हैं पेरोक्साइड या डाइऑक्सीजन। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में होता है फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एटम एक्सट्रैक्शन हैज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। तीसरा पॉइंट जो है ना लो डेंसिटी पॉलीथीन में ध्यान रखिएगा कि केमिकली इनर्ट होता है लो डेंसिटी पॉलीमर, टाइट होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक देखे हो ना, प्लास्टिक जो है ना वो इस टाइप का देखिएगा कि केमिकली इनर्ट हो और जो टाइट हो और फ्लेक्सिबल हो। टाइट है टूटता नहीं है, यानी कि लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, टाइट है मजबूत ही है लेकिन फ्लेक्सिबल है।
यूज जैसे हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल की, यदि बात कर लेते हैं जैसे पाइप की बात कर लेते हैं, पाइप जो है ना फ्लेक्सिबल पाइप जिससे पानी छिड़काव करते हैं रोड पे, सड़क पे, तो फ्लेक्सिबल पाइप, लो डेंसिटी पॉलीथीन, टॉयज हो गया, बोतल है, इंसुलेटर है, ठीक है, तो ये सब हो जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की यदि बात कर लेते हैं तो इथीन, इथीन आ गया है। तो अब यहां पे हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक जो है ना हाई, वहां पे लो डेंसिटी में क्या कहते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, यहां पे इथीन का पॉलीमराइजेशन जो करते हैं वो है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कौन सा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट जब आए तो समझ जाइएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात हो रही है। केमिकल इनर्ट होता है, ये तो होता है, लेकिन हार्ड भी होता है, लेकिन ये टाइट होता है, जो टूट जाता है, जो प्लास्टिक टूट जाता है, जैसे बकेट्स जिससे नहाते हैं वो बकेट्स टूट जाता है यदि ज्यादा जोर से दबाएं तो। डस्टबिन अरे हार्ड है, बोतल जो हम पानी पीते हैं हार्ड वाला से, पाइप जो हार्ड वाला पाइप है वो सब टूट जाता है, तो टूटने वाला सामान समझ जाइएगा कि ये हाई डेंसिटी है। और गटर जिग्नर नाटा कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा जिग्नर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, C2H5 का हॉल्ट वाइज एल्युमिनियम TiCl4 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो आपको यहां तक जो बताए थे ना, तो आप लोग को लगा होगा कि यार ये इतना कम है, अब नहीं है पढ़ने के लिए क्या, नहीं मेरे दोस्त अब नहीं है। और आप कहोगे क्या इतना में हो जाएगा, बोलेंगे हाँ हो जाएगा, 100% होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सारा का सारा PYQ लगा लीजिएगा। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हम टारगेट रखते हैं 150 लाइक का, ठीक है, तो पूरा दीजिएगा प्लीज, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के बीच हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।